तो इसी के साथ साथ हमने अपने टॉपिक का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स की डिसक्वालिफिकेशन क्या है। ये रहा हमारा ये वाला टॉपिक। ये जो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। ये फॉलोइंग पर्सन जो है जिनके बारे में बात करी जा रही है, इनको कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला पर्सन क्या लिखा है, अ पर्सन फाउंड बाय कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड एंड फाइंडिंग इज इन फोर्स। देखो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है या फिर अभी ये खोजा जा रहा है कि वो अनसाउंड माइंड का है, अभी ये चीज़ फोर्स में है, तो यहाँ पर क्या है कि उस पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास डिसीजन लेने के पास नहीं है। अब नाउ सेकंड पॉइंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर कोई ऐसा इंसॉल्वेंट है जिसने, अब इंसॉल्वेंट क्या है, जिसने अभी तक अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं किया है, तो कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को भी अलाउड नहीं है कि वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बने। नाउ कमिंग टू द अ पर्सन हु हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। सपोज कीजिए मिस्टर ए है, उसका बिजनेस डूब गया, उसके गोडाउन में आग लग गई, तो मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन दे दिया कि अब भाई मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो मिस्टर ए को भी डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दो टर्म समझनी जरूरी है। यहाँ पे एक टर्म जो है ये 7 years वाली है, और ऊपर की जो टर्म है यहाँ पे दो चीजों की बात करी गई है। एक तो 6 months की इम्प्रिजनमेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस 5 years का टेन्योर। दोबारा ध्यान दीजिएगा, 6 months की इम्प्रिजनमेंट और 5 year का टेन्योर। अब इसको समझते हैं कि अगर कोई पर्सन कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड रहा है, यानी कि हमने उसको बंदी बनाया, चाहे इंडिया में चाहे कहीं एल्सवेयर, किसी भी मोरल ट्रैप्टिट्यूड या फिर मतलब जैसे कोई उसने कोई चीज़ रॉन्ग ऑफेंस करा है किसी तरह का, और उसको 6 months का इम्प्रिजनमेंट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसने 5 साल का पीरियड पूरा नहीं किया है, तो फिर उस पीरियड से एक्सपायरी तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। यानी कि सपोज कीजिए मिस्टर एक्स ने कोई क्राइम करा, और क्राइम करने के बाद मिस्टर एक्स ने 6 महीने की जेल यानी कि इम्प्रिजनमेंट पूरी कर ली। अब मिस्टर एक्स छूटे 2010 में, अब 2010 से लेकर के 2016 आ गया, तो यहाँ पे 2016 में मिस्टर एक्स को डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये 5 साल का टाइम पास नहीं हो जाता 6 months की इम्प्रिजनमेंट के बाद, तब तक मिस्टर एक्स को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है किसी भी कंपनी में। अब मैं बात करूँ, देखिए नीचे वाला क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। अगर किसी को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, सेंटेंस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट उसने 7 years की करी है या फिर उससे ज़्यादा की करी है, तो वो एलिजिबल ही नहीं है एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। यानी कि जिसने 7 साल की जेल काट ली है या फिर काट रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस उससे ज़्यादा की भी 8, 9, 10, तो वो डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए आगे, एन ऑर्डर डिसक्वालीफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर हैज़ बीन पास बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स। देखिए कि कोर्ट ने ही कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है कि इस पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वन, ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल्स। देखिए शेयर पे पैसा जो आता है वो कॉल मनी पे आता है, सबसे पहले एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, इस तरह से शेयर का पैसा आता है। तो अगर सपोज कीजिए उसने कोई कॉल पे ऑफ नहीं करा है अलोन या ज्वाइंटली, और 6 months भी लैप्स हो चुके हैं जो डे फिक्स करा गया था पेमेंट के लिए, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। या फिर यहाँ पे समझिए 7th पॉइंट क्या कहता है कि ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी। देखिए कंपनीज होती है, कंपनीज की कुछ रिलेटेड पार्टी होती है जिनका पैसा, ये पर्सन है मिस्टर ए, ये दूसरी कंपनी में है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर है बी, ए समझ लीजिए, बी जो है ए की वाइफ है, तो और ये दोनों कंपनी में आपस में एक दूसरे के शेयर्स है, तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है ये इस कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी हो गया। अब अगर मिस्टर बी ने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ऑफेंस करा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एज अ डायरेक्टर एलिजिबल नहीं रहेंगे अब बनने के लिए। ओके, 8th पॉइंट देखिए, ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 152। ये हमारा सेक्शन है DIN के लिए, कि अगर किसी डायरेक्टर के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। आगे देखिए, अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कोई ऐसा पर्सन जो किसी पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर रह चुका है और उसने
तीन फाइनेंशियल ईयर्स तक कॉन्जिक्यूटिवली अपनी एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है तो वो पर्सन क्या है, एलिजिबल नहीं है। या फिर वो फेल हो गया है किसी भी तरह का डिपॉजिट पे करने पे, इंटरेस्ट पे करने पे, ठीक है, तो वो, या फिर उसने अपने डिवेंचर्स को ड्यू डेट पे रिडीम नहीं किया है, या फिर डिविडेंड की पेमेंट नहीं करी है, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने आर्टिकल्स के थ्रू और ग्राउंड्स ऐड कर सकती है कि इन पर्सन को वो एज अ डायरेक्टर अपनी कंपनी में अपॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में और उसकी सब्सिडरी के केस में ये वाले रूल्स एप्लीकेबल है। एडिशनल क्वालिफिकेशंस वहाँ पे इनवैलिड हो जाएगी। नाउ अब ये देखिए नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अगर मैं नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करूं तो कोई भी पर्सन इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद शेल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। यानी कि अगर मिस्टर वाई डायरेक्टर है तो वो मोर देन 20 कंपनीज में एज अ डायरेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता है। ओके, नाउ दिस प्रोवाइडेड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मेरी इस बात को समझिए, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसने उस एग्जांपल में मैंने कहा मिस्टर वाई क्या है, डायरेक्टर है, और सपोज करिए 20 प्राइवेट कंपनी है, तो मिस्टर एक्स 20 की 20 प्राइवेट कंपनी में एज अ डायरेक्टर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन 20 से ज़्यादा में नहीं कर सकता क्योंकि 20 की लिमिट है। अब एक बार समझते हैं कि सपोज कीजिए जो मिस्टर वाई है वो 10 पब्लिक कंपनी में है, तो यहाँ पर कंडीशन तो ये रखी है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए इसमें ये चीज़ ऐड कर दी है कि अगर आप पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर है तो आप 10 से ज़्यादा में नहीं एज अ डायरेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपकी जो 11वीं कंपनी होगी वो एक प्राइवेट कंपनी तो हो सकती है, इसका मतलब मिस्टर एक्स जो है या तो वो 20 की 20 प्राइवेट होनी चाहिए, या फिर उसमें से 10 पब्लिक हो सकती है और बाकी 10 प्राइवेट हो सकती है। ये यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने पब्लिक कंपनी पे लिमिट इम्पोज करी है। अब देखिए आगे समझते हैं यहाँ पे reconquering the limit of a public companies in which a person can be appointed as director or directorship in private companies that are either holding or subsidiary of a public company shall be included। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, सपोज कीजिए ए एक कंपनी है और इसकी सब्सिडरीज है बी और सी। अब जो एक पर्सन है मिस्टर पी, जो पी है वो इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, इस कंपनी में भी डायरेक्टर है और इधर भी डायरेक्टर है, इसकी सब्सिडरीज में भी डायरेक्टर है, इसकी होल्डिंग में भी डायरेक्टर है। अब जो इसकी डायरेक्टरशिप हम काउंट करेंगे तो ये 3 काउंट होगी रेदर देन 1। मिस्टर पी ये नहीं कह सकते कि मैं तो एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ये इसी की होल्डिंग है तो मेरे को बाकी और 19 कंपनी में अलाउ करो। नहीं, हम मिस्टर पी को कितनी कंपनी अलाउ कर सकते हैं, 17, बिकॉज ऑलरेडी 3 कंपनीज में वो इंक्लूडिंग है। ओके, नाउ दिस वन इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। इसको देखते हुए जो मेंबर है किसी भी कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू इस लिमिट को कम भी कर सकते हैं, यानी कि 20 से ये लिमिट कम करी जा सकती है। नाउ हु मे बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, किसे डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। नो कॉर्पोरेट बॉडी, देखिए पहले हम ऊपर बढ़े कि किसे अपॉइंट किया जा सकता है, नीचे हम क्या समझ रहे कि किसे अपॉइंट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि ओनली इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड एज, किसी इंडिविजुअल को ही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, और हु हैज बीन अलॉटेड DIN, जिसके पास DIN होगा वो ही किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अब इसकी एक एक्सेप्शन ऊपर वाली की मैं आपको याद दिलाती हूँ। शेडो डायरेक्टर के केस में हमने पढ़ा था कि एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी की शेडो डायरेक्टर हो सकती है, लेकिन उसके अलावा हमेशा डायरेक्टर कौन होगा, इंडिविजुअल होगा। कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन या फिर फर्म एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती है। ओके, सुनाओ, हमने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं DIN पर। DIN में क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोसीजर के 7 पॉइंट्स, और इसके कितने पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स के कौन कौन से पर्सन जो है वो डिस्क्वालिफाइड है फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोसीजर के साथ साथ हम पहले DIN को समझ लेते हैं। DIN है क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसको सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे अलावा वो किसी के लिए इनवैलिड ही है एक तरह से। अब यहाँ पे समझिए कि जो DIN का कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस करा था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2006 ने। ये MC21 प्रोजेक्ट का ही पार्ट था जो कि लॉन्च करा था MCA ने।
ओके। एज सच जितने भी एग्जिस्टिंग और इंटेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें DIN ऑब्टेन करना पड़ता है एक प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में। जो DIN होता है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के लिए या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है या बनने जा रहा है। ई फाइलिंग के सिनेरियो में भी DIN जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्री रिक्विसाइट है क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको फाइल करने के लिए DIN का होना ज़रूरी होता है क्योंकि लॉगिन करने के लिए DIN की नीड पड़ेगी और ये मैंडेटरी है सारे डायरेक्टर्स के लिए कि वो DIN को एक्वायर करें। DIN लेने के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करी जाएगी, एक प्रोविजनल DIN क्रिएट होगा। जैसे आप समझेंगे प्रोविजनल पहले मिलता है आपको, उसके बाद जब तक ओरिजिनल नहीं आता है तब तक प्रोविजनल से काम चलाया जाता है। बाकी जब पूरा प्रोसीजरल हो जाता है यहाँ पे अटेस्टेशन एंड ऑल, उसके बाद उसको फाइनल ओरिजिनल DIN भी मिल जाता है। जब कोई डायरेक्टर रिजाइन करता है किसी कंपनी से तो जो DIN उसको मिला होता है उसको कैंसिल नहीं किया जाता है, वो DIN उस इंडिविजुअल के साथ ही रहता है। आगे देखिए कि ओनली अ सिंगल DIN इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स हेल्ड बाय हिम। कितनी भी डायरेक्टरशिप्स अगर मेरे पास है किसी कंपनी की, सपोज करिए मैं 5 कंपनी में एज ए डायरेक्टर परफॉर्म कर रही हूँ, बट द थिंग इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्टरशिप्स मेरे को कितने DIN मिलेंगे, 5 कंपनीज में भी रहूंगी तो भी मेरा DIN नंबर सिर्फ क्या होगा, सिंगल वन। ओके, ऐसे मेरे इसको समझिए आधार कार्ड UID आधार कार्ड। अब UID में समझते हैं ना आप, एक ही नंबर होता है हर जगह आप उसका यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी डायरेक्टरशिप्स होती है इंडिविजुअल की वो मैप कर दी जाती है डेटाबेस DIN के थ्रू डेटाबेस में। आप समझिए कि जब से कॉन्सेप्ट आया DIN का, जितने भी ऑफेंस होते थे डायरेक्टर्स के थ्रू वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि कंपनीज ऐसी होती थी कि पब्लिक से फंड्स लेकर के पैसा लेकर के वैनिश हो जाती थी, अब उन पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें चांस मिल गया है टू टेक मोर इन्फॉर्म डिसीजंस बाय नोइंग द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को भी समझ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन से प्रोविजंस ज़रूरी है कंपनीज एक्ट 2013 के लिए रिलेटेड टू DIN। यहाँ पे देखिए सबसे पहला समझते हैं एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN। जो भी इंडिविजुअल है, एवरी इंडिविजुअल जो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है वो क्या करना है, उसे एक एप्लीकेशन देनी है DIN की अलॉटमेंट के लिए। नंबर 2 द CG इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, DIN के लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में CG को एप्लीकेशन देनी है और उसके साथ प्रिस्क्राइब फी भी उसको देनी होगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ DIN। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है विद इन 1 मंथ जब उनको एप्लीकेशन मिलेगी वो DIN एप्लीकेंट को अलॉट कर देंगी। अब आगे देखिए प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 DIN। अभी हमने डिस्कस करा कि अगर मेरा आधार कार्ड है तो मुझे एक ही आधार कार्ड मिलेगा ना, मैं 2 या 3 आधार कार्ड का तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे एक सिंगल DIN ही उसको अलॉट होगा। आगे देखिए ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर टू इंटीमेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कंसर्न कंपनी और कंपनीज। अब मान लीजिए मेरा 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मेरा DIN नंबर है। अब ये जो अपना DIN नंबर है मुझे किसको देना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव कंपनी को इन विच आई एम गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। नाउ ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू इन्फॉर्म DIN टू रजिस्ट्रार। अब मैंने कंपनी को दे दिया, अब कंपनी यही किसको प्रोवाइड करेगी, रजिस्ट्रार को, कि सो एंड सो DIN नंबर वाला डायरेक्टर हमारी कंपनी में एज अ डायरेक्टर परफॉर्म कर रहा है। 6th पॉइंट देखिए ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ध्यान से देखिएगा कि एवरी पर्सन और कंपनी, हर पर्सन और कंपनी रिटर्न फर्निश करते हुए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक्ट के अंदर फर्निश करना, उस पर DIN कोड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिटर्न हो गई या फिर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर पर्टिकुलर्स है, ये सब पर DIN जरूर होना चाहिए। नाउ लास्ट वन है 7th पॉइंट, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी का डायरेक्टर इन प्रोविजन से कॉन्ट्रावीन करता है तो वो इंडिविजुअल और डायरेक्टर जो है कंपनी का एज द केस में भी जो भी डिफॉल्ट में रहेगा वो पनिशेबल रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके मन में एक डाउट आता है मैम इंडिविजुअल और डायरेक्टर, बेटा जिसको अभी तक DIN नहीं मिला है तो वो इंडिविजुअल हो गया और जिसको DIN मिल गया वो डायरेक्टर हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रावेंशन रहता है तो वो पनिशेबल रहेगा। कैसे, फॉर अ टर्म ऑफ विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 50,000 का फाइन या पेनल्टी उस पर इम्पोज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए
बिफोर कॉन्ट्रावेंशन वेयर जहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूइंग है तो वहाँ पे पर डे भी उसको 500 का पेनल्टी इम्पोज हो जाएगा जब तक ये कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहेगी. So after covering our these topics, now there is a topic appointment of directors. यहाँ पे देखिए appointment of directors कैसे कैसे होता है. यहाँ पे approx 6 ways are there. First directors, appointment by members, by board, by tribunal, by central government, by proportional representation. तो चलिए वन बाय वन हम सबको समझते हैं. Coming to this one, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. अगर मैं फर्स्ट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात करूं तो पहले यहाँ पे आप इसको मेरे साथ समरी में समझ लीजिएगा. यहाँ पे मैंने इजी वे में लिख दिया है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं. और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनके नाम ऑलरेडी AOA में एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि मैम AOA में कैसे ऑलरेडी लिखा हो सकता है, क्योंकि बेटा जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, अगर आपको याद हो हमने एक अपना चैप्टर पढ़ा था कंपनी की इनकॉर्पोरेशन वाला, तब मैंने आपको बताया भी था कि MOA और AOA के लिए कुछ सिग्नेटरीज होते हैं जो उसको साइन करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, वही हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं. और बाकी AOA में यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेम प्रिस्क्राइब होता है. अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो जो सिग्नेटरीज हैं आप उन्हीं को एज अ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए. और अगर कंपनी कौन सी वाली है, OPC, तो OPC में तो ओनली 1 पर्सन आर देयर. ओके, 1% कंपनी ना, तो ओनली 1 पर्सन इज देयर, तो उसी को एज जो मेंबर होता है उसी को हम डायरेक्टर बना देंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस ये डायरेक्टर्स जो बनेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये कंपनी में कब तक रहेंगे, फर्स्ट AGM तक रहेंगे, जहाँ पे बाद में कंपनी के मेंबर्स इनको रिप्लेस कर देंगे. तो आई होप अभी सब पैरा को रीड कर सकते हैं और ये पैरा आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ कमिंग टू, एक काम करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले ये छोटे छोटे टॉपिक निपटा लेते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द ट्रिब्यूनल. जहाँ पर कोई एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को की गई है सेक्शन 241 के विद इन, तो फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन. एक बात यहाँ पे चलिए मैं आपको पहले समझाती हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. कि सपोज कीजिए एक कंपनी है, ये सारे उसके शेयर होल्डर्स है. देयर आर सपोज कीजिए 500 शेयर होल्डर्स. अब इनमें से 100 शेयर होल्डर्स को लगता है, अब इनमें से 100 शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि उनके जो राइट है वो ऑपरेस हो रहे हैं, यानी कि मिसयूज हो रहे हैं, माइनॉरिटी उनको रखा जा रहा है. तो वो क्या कर सकते हैं, एक नोटिस, एक पिटीशन ट्रिब्यूनल को फाइल कर सकते हैं वो. और अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ है कि उनके साथ माइनॉरिटी समथिंग लाइक एक डिफरेंस हो रहा है, तो ट्रिब्यूनल अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद क्या करेगा, खुद से ही नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो सुटेबल रहेगा उसको अपॉइंट कर देंगे. तो चलिए फटाफट से यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जहाँ पर एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को की गई है फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, तो ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई होता है तो वो एक ऑर्डर पास कर देता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन्स एज डायरेक्टर्स, जो कि रिपोर्ट करेंगे ट्रिब्यूनल को ऑन द मैटर्स जो कि ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा. आगे देखिए, जो ट्रिब्यूनल है वो ऐसा ऑर्डर कब इशू करेगा, ऑन द पिटिशन ऑफ एटलीस्ट 100 मेंबर्स जिनके पास 10% वोटिंग राइट्स हो. जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये 100 मेंबर्स का, इनके पास कंपनी के 10% वोटिंग राइट्स होना जरूरी है, तभी ट्रिब्यूनल इनकी पिटिशन को कंसिडर करेगा. आगे देखिए कि द ग्राउंड ऑन विच अ पिटिशन कैन बी फाइल. जो ग्राउंड है पिटिशन का वो भी यही रहना चाहिए कि उनके साथ ऑपरेसिव मैनर में बिहेव किया गया है या फिर कंपनी ने प्री जुडिशियल इंटरेस्ट रखा है उनके साथ. नाउ कमिंग टू दिस वन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय CG सेंट्रल गवर्नमेंट. जहां पर कंपनी के सारे ही डायरेक्टर्स ऑफिस को वेकेट कर देते हैं किसी भी स्पेसिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तब प्रमोटर या फिर प्रमोटर के एब्सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एज डिजायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. जितने भी रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. और वो कब तक रहेंगे ऑफिस में, कंपनी में, जब तक कि उसकी जनरल मीटिंग नहीं होती है. नाउ कमिंग टू दिस वन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अगर यहाँ की बात करें तो जो डायरेक्टर्स होते हैं मे बी अपॉइंटेड बाय अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स और अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. सपोज करते हैं कि आपकी क्लास में हमें एक CR सिलेक्ट करना है, तो एक तो हम क्लास के सारे ही बच्चों से पूछ लेते हैं कि बताइए क्लास का CR कौन बनेगा. बच्चे अपनी अपनी मर्जी से किसी को भी वोट करते हैं. सपोज सेक्शन ए में जैसे काजल CR है, तो बच्चों ने अपनी मर्जी से काजल को एज CR कंसिडर कर लिया, सबने काजल के फेवर में बोला और वो CR बन गई.
नाउ सपोज कीजिए कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि काजल को हम सीआर बना देते हैं और वही सारे बच्चों ने भी कंसेंट अपना पास कर दिया, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यही मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक मेजोरिटी ऑफ वोट्स का सिस्टम होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिले उसको बना दो, और दूसरा क्या होता है कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, यानी कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट इसको किया और बाकी आपने भी उसको अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 163 है, वो ऑप्शन देता है कंपनी को कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऑप्शन को अडॉप्ट कर सके डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए। जो कंपनी के आर्टिकल्स है वो में प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मेरी बात समझिए, सपोज कीजिए कि एक कंपनी के अंदर 60 डायरेक्टर्स हैं, तो 60 डायरेक्टर्स में से अब इसका 2/3 कितना हुआ, 40 डायरेक्टर्स। तो जो AOA है वो एटलीस्ट 40 डायरेक्टर से ज़्यादा के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अलाउ कर सकता है। ओके, वैसे हमारा थोड़ा सा एग्जाम्पल इनवैलिड सा है, क्योंकि जो हमारी लिमिट थी वो कितनी थी, पब्लिक, प्राइवेट और OPC। याद रखिएगा लिमिट को 2, 3, 1। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पे इसको रियलिटी में मत लीजिएगा। नाउ कमिंग टू दिस वन कि वेदर बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि जैसे मैंने काजल को रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर क्यूमुलेटिव वोटिंग कि हम सब ने मिलकर के वोटिंग करी, और अदरवाइज अपॉइंटमेंट्स, हाँ, और इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स होगी वो 3 ईयर्स में एक बार करनी पड़ेगी। ओके, करी जा सकती है, मे बी। ओके।